Good evening, viewers. Welcome to Lecture 10 TPA. This relates to the doctrine of part performance, first part. Here is the synopsis of the topic. Equitable doctrine of part performance. भागिक पालन का साम्यिक सिद्धांत। भागिक पालन का साम्यिक सिद्धांत, इक्विटेबल डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। इस डॉक्ट्रिन का बर्थ प्लेस इंग्लैंड है। इट हैज इंग्लिश ओरिजिन। द डॉक्ट्रिन हैज English origin. It has been evolved by the courts of equity. साम्य न्यायालयों द्वारा इस सिद्धांत का विकास किया गया। केस ये है, मेडिसन वर्सेस एल्डरसन 1883। मेडिसन वर्सेस एल्डरसन के प्रकरण में इंग्लिश इक्विटी कोर्ट्स ने इक्विटेबल डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस इवॉल्व किया। क्यों किया, किस उद्देश्य से किया? देखिए, यह डॉक्ट्रिन एक प्रोटेक्टिव डॉक्ट्रिन है, संरक्षणात्मक सिद्धांत है। इसका उद्देश्य है प्रोटेक्शन करना। किसका प्रोटेक्शन? अचल संपत्ति के ट्रांसफरी का प्रोटेक्शन। सो द इक्विटेबल डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस एम्स एट प्रोटेक्टिंग द ट्रांसफरी ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अचल संपत्ति के अंतरिति को संरक्षित करने के उद्देश्य से इस सिद्धांत का विकास किया गया। क्या कहता है यह सिद्धांत? यह सिद्धांत कहता है कि कुछ शर्तें हैं, कुछ प्रतिबंध हैं, कंडीशंस हैं। यदि ये कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं, यदि ये कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफरी को बेदखल नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर कि ट्रांसफ़र कानूनन रजिस्टर्ड होना चाहिए, लेकिन वह रजिस्टर्ड नहीं है। लॉ रिक्वायर्स दैट द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शुड बी रजिस्टर्ड, बट इन केस ऑफ दिस ट्रांसफरी the transfer is not registered और उसे बेदखली का सामना करना पड़ रहा है। ट्रांसफरर या उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्ति इस लैकुना का, इस दुर्बलता का लाभ लेते हुए उसे बेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं। रजिस्टर्ड नहीं है तो इस डॉक्यूमेंट की कोई वैलिडिटी नहीं है। हम इस डॉक्यूमेंट को नहीं मानेंगे, कब्जा छोड़ो। Transferee of immovable property is facing dispossession on account of one lacuna, that the transfer deed, which is required by law to be registered, is not registered. पंजीकृत होना चाहिए विधि के अनुसार, किंतु अंतरण विलेख पंजीकृत नहीं है। अंतरक कह रहा है इस दस्तावेज का कोई कानूनी मूल्य नहीं है, हटो यहां से। उसे बेदखल करना चाहता है। तो इस बेदखली के विरुद्ध, इस डिस्पोजिशन के विरुद्ध उस ट्रांसफरी को प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। माना कि रजिस्ट्रेशन विधितः आवश्यक था, लेकिन चलिए ठीक है, अगर ये शर्तें पूरी हो रही हैं, निर्धारित शर्तें पूरी हो रही हैं, तो एक कमज़ोरी है, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन न होने के लैकुना के आधार पर अचल संपत्ति के ट्रांसफरी को डिस्पोजेस नहीं किया जा सकता।
और यदि उसे डिस्पोजेस करने का प्रयास ट्रांसफरर या उसके अधीन दावा करने वाला व्यक्ति कर रहा है, तो वह ट्रांसफरी अपना पोजीशन बचाने के लिए इक्विटेबल डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस का प्रोटेक्शन ले सकता है। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ इक्विटेबल डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस? ओनली वन पर्पस। एक लैकुना है कि अचल संपत्ति का ट्रांसफर कानूनन रजिस्टर्ड होना चाहिए, मगर मेरे केस में रजिस्टर्ड नहीं है। बाकी बहुत सी शर्तें हैं, वो सब मैं पूरी कर रहा हूँ। एक जगह मेरी वीकनेस है कि डीड रजिस्टर्ड नहीं है, और इसी का फ़ायदा उठा करके ट्रांसफरर और पर्सन्स क्लेमिंग अंडर द ट्रांसफरर आर थ्रेटनिंग मी टू डिस्पोजेस। तो इस डिस्पोजिशन को मैं रोकने के लिए इस सिद्धांत का अवलंब ले सकता हूँ। आई कैन सीक प्रोटेक्शन ऑफ दिस डॉक्ट्रिन टू प्रोटेक्ट माई पोजीशन। ये देखिए, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, कुछ शर्तें हैं वो पूरी होनी चाहिए तभी लाभ मिलेगा। सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, a transferee of immobile property can protect his possession even if the transfer deed is unregistered. अब यहाँ आइए, दूसरा हेडिंग है इसेंशियल्स। इक्विटेबल डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस का लाभ लेने के लिए ट्रांसफरी को ये चीज़ें दिखानी होंगी। इफ द ट्रांसफरी कैन शो दीज थिंग्स, दीज कंडीशंस, इन दैट केस ही शैल टेक द बेनिफिट ऑफ इक्विटेबल डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस एंड देयरबाय ही कैन सेव हिज डिस्पोजिशन। एक कमी है, ट्रांसफर डीड कानूनन रजिस्टर्ड होना चाहिए, किंतु मेरे मामले में रजिस्ट्रेशन नहीं है, और इसी लूप होल का, इसी लैकुना का फ़ायदा उठाते हुए ट्रांसफरर मुझे डिस्पोजेस करना चाहता है। नहीं कर पाएगा यदि ये शर्तें जो यहाँ दी हैं यह पूरी हो रही हैं, तो रजिस्ट्रेशन न होना एक तरह से क्षमा कर दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन न होना एक अपवाद ट्रीट कर लिया जाएगा, और मैं ट्रांसफरी अपना कब्ज़ा प्रोटेक्ट कर सकूंगा। बहुत बड़ी राहत है। तो ट्रांसफरी को क्या दर्शाना होगा? पहला, अचल संपत्ति का ट्रांसफर हुआ है। यह डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस चल संपत्ति के ट्रांसफर्स पर अप्लाई नहीं करती है। This doctrine applies where the transfer is of an immovable property. So this is the first condition. Second, जो ट्रांसफर डीड है या ट्रांसफर का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट लिखित होना चाहिए। ट्रांसफर डीड या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफर must be in writing. This. Second, it must be signed by the transferor or someone on his behalf. Contract of transfer, अंतरण की संविदा अर्थात अंतरण विलेख, यह लिखित होना चाहिए। मौखिक संविदा है तो लाभ नहीं मिलेगा। अंतरण की संविदा लिखित होनी चाहिए, और इस संविदा पर अंतरक या उसकी ओर से हस्ताक्षर होने चाहिए। तीसरा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, अंतरण की संविदा है, इसकी शर्तें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ट्रांसफर की शर्तें एम्बिगुअस या भ्रामक नहीं होनी चाहिए। ट्रांसफर की शर्तें एकदम क्लियर होनी चाहिए, और या तो क्लियरली निर्धारित किए जाने योग्य होनी चाहिए।
The terms of the contract must be clear or clearly determinable. या तो शर्तें स्पष्ट हों या स्पष्ट करने योग्य हों, अवधारणीय हों. ट्रांसफर मस्ट बी फॉर कंसिडरेशन. और वो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफर हुआ है, अंतरण की संविदा हुई है, वो सप्रतिफल होनी चाहिए. तो पहली रिक्वायरमेंट, देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. मूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर्स में इक्विटेबल डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस लागू नहीं होती. पहली रिक्वायरमेंट है कि ट्रांसफर मस्ट बी विद रिगार्ड टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. दूसरा, ट्रांसफर का जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफर है, वह लिखित होना चाहिए और उस पर ट्रांसफरर या उसकी ओर से अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए. और ये ट्रांसफर का जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें स्पष्ट होनी चाहिए या स्पष्टतः अवधारणीय होनी चाहिए और संविदा सप्रतिफल होनी चाहिए. और क्या कंडीशंस हैं जिनका फुलफिलमेंट डिजायर्ड है? ये देखिए, ट्रांसफरी को दर्शाना होगा कि उसने कब्जा प्राप्त कर लिया है. जो अचल संपत्ति उसे ट्रांसफ़र की गई है उस पर वह काबिज है, उसने कब्जा प्राप्त कर लिया है, या वह पहले से ही उस पर लॉफुल पोजीशन में चला आ रहा है. ट्रांसफरी हैज़ टू एस्टैब्लिश दैट ही इज इन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड. उसका कब्जा अभी प्राप्त हुआ है या वह पहले से ही उस पर कब्जे में चला आ रहा है. ही मस्ट बी इन पोजीशन. जब पोजीशन में होगा तभी ना अपना पोजीशन प्रोटेक्ट करेगा. तो उसे दर्शाना होगा कि मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत कब्जा प्राप्त कर लिया है या मैं पहले से ही कब्जे में चला आ रहा हूँ. उसे ये भी दिखाना होगा कि उसने संविदा के फर्दरेंस में, कॉन्ट्रैक्ट के फर्दरेंस में कोई कार्य किया है, जैसे कि आधा पैसा एडवांस दे दिया है, जैसे कि जो ज़मीन उसने ख़रीदी है उसको उसने समतल कराया है, जैसे कि जो ज़मीन उसने ख़रीदा है उसकी साफ़ सफाई करके उसके किनारे किनारे बाउंड्री वॉल्स भी बना दिया है. ही मस्ट शो दैट ही इज़ इन पोजीशन और already in possession or he has obtained possession. Second, he must show that in furtherance of the contract he has done some act. कुछ एडवांस कर दिया है उसने, प्रॉपर्टी की साफ सफाई कराया है, उसमें वृक्षारोपण कराया है, बाउंड्री वॉल बना दिया है, गेट लगा दिया है. He must have done some act in furtherance of contract of transfer. और तीसरी बात ट्रांसफरी को ये भी दिखानी होगी कि इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो भी उसका ऑब्लिगेशन है, या तो वो उस ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर चुका है या फुलफिल करने के लिए तैयार है. द ट्रांसफरी हैज़ टू शो दैट ही हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, he has already performed his part of obligation under the contract, or that he is ready and willing to perform his part of obligation. वो कह रहा है कि मेरी ओर से कोई कमी नहीं है, संविदा के अंतर्गत जो भी मेरा आभार था मैं उसका निर्वाह कर चुका हूँ या निर्वाह करने के लिए तत्पर हूँ. यदि वह इतनी बातें दर्शा देता है तो उसे इक्विटेबल डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस का लाभ मिल जाएगा. डॉक्यूमेंट यानी यह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफ़र कानूनन रजिस्टर्ड होना चाहिए, मगर वह रजिस्टर्ड नहीं है उसके केस में, इसके बावजूद वह अपने पोजीशन को प्रोटेक्ट कर सकेगा. इफ़ दीज रिक्वायरमेंट्स आर सेटिस्फाइड, द ट्रांसफरी will be able to protect his possession, notwithstanding that the transfer was legally required to be registered, but in his case it is not registered.
कोई बात नहीं, पंजीकरण की एक खामी है, पंजीकरण का एक लैकुना है एक, लेकिन इतनी चीज़ें उसके पक्ष में हैं। यदि इतनी चीज़ें उसके पक्ष में हैं तो उसे ट्रांसफरर या उसकी ओर से कोई व्यक्ति बेदखल नहीं कर सकेगा। और यदि बेदखल करने की कोई चेष्टा की जाती है तो वह इक्विटेबल डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस का अवलंब लेकर अपना पोजीशन प्रोटेक्ट कर सकेगा। मैंने पहले ही आपको बताया, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव डॉक्ट्रिन। ये रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई बात नहीं, एक्सेप्शन हो जाएगा। ये किस चीज़ का एक्सेप्शन हो जाएगा? ये देखिए एक्ट है, एक्सेप्शन टू द स्टैट्यूट ऑफ फ्रॉड्स 1677। द स्टैट्यूट ऑफ फ्रॉड्स 1677 में ये कहा गया था कि इमोबिल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र रजिस्टर्ड होना चाहिए, लेकिन हम इसका एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं। ट्रांसफरी का कहना है कि साहब मेरे मामले में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, हालांकि इस एक्ट के द्वारा यह अनिवार्य शर्त है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, पर मैं यह मान रहा हूं कि मेरे केस में लैकुना है और रजिस्ट्रेशन नहीं है। किंतु ये भी तो देखिए कि मेरे मामले में ये तमाम शर्तें पूरी हो रही हैं। तो जहां सभी शर्तें मेरे पक्ष में हैं और एक मेरे अगेंस्ट है कि कानूनन इस एक्ट के अनुसार जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था वो मेरे मामले में नहीं है, कोई बात नहीं। इस एक वीकनेस के आधार पर मुझे ट्रांसफरी को बेदखल नहीं किया जा सकेगा, और यदि मुझे बेदखल करने की कोई चेष्टा की जाती है तो मैं इस एक्सेप्शन का फ़ायदा उठाऊंगा। इक्विटेबल डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस इज़ एन एक्सेप्शन टू द स्टैट्यूट ऑफ फ्रॉड्स 1677। This doctrine is a protective doctrine. इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? अचल संपत्ति के ट्रांसफरी को, जो इन सभी शर्तों को पूरा करता है, लेकिन उसके मामले में एक वीकनेस है कि उसके पक्ष में जो ट्रांसफ़र किया गया है वह रजिस्टर्ड होना चाहिए था, किंतु वह रजिस्टर्ड नहीं है। अब इस प्रश्न पर विचार कीजिए, क्या भागिक पालन का सिद्धांत भारत में मान्य है? Whether doctrine of part performance is recognized in India? डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस भारत में, इक्विटेबल डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस भारत में लागू है या नहीं? और यदि यह भारत में लागू है तो बिल्कुल यथावत इसकी फोटोकॉपी है, इसका ब्लाइंड एक्सेप्टेंस है, या उसे कुछ मॉडिफाई करके हमने उसे एक्सेप्ट किया है? तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना होगा और इस पर विचार करना होगा। Whether the doctrine of equitable doctrine of part performance is applicable in India? If yes, with some modifications, what are those modifications? इस प्रश्न पर विचार हम लेक्चर 11 में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।